दिस इज शिल्पा अग्रवाल। वेलकम टू लेट्स लर्न विद अग्रवाल। सोपलिया मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हम आपको लेके चलेंगे दिल्ली सल्तनत काल में। तो दिल्ली पर है वो मुख्यतः वो 5 वंशों ने शासन किया था, जो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी नमाज पढ़ते वक्त। तो जब वह भारत का जो पंजाब है यहाँ पर खोकर जनजाति के विद्रोह को दबाने के लिए आया था, तो यहीं पर उसको नमाज पढ़ते हुए उसकी हत्या कर दी गई। तो 1206 से है, फिर 1526 ईस्वी तक जो दिल्ली सल्तनत पर है वो 5 जो वंश है वो राज करते हैं, जिसमें सबसे पहला वंश हमारा गुलाम वंश, जिसको हम देखेंगे। गुलाम, खिलजी, तुगलक, फिर सैयद और लोधी वंश। तो इस प्रकार से मुख्यतः 5 वंश है वो दिल्ली सल्तनत पर आते हैं। इसके बाद और भी आते हैं। तो ये कहानी रहेगी जो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी। 1526 में बाद में है वो मुगल काल स्टार्ट हो जाता है। तो एक नया वंश आ जाएगा, काल आ जाएगा मुगल काल। तो देखो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक है वो 5 वंशों ने है वो दिल्ली पर अपना शासन किया था। तो उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखो दिल्ली सल्तनत काल। तो इसको दिल्ली सल्तनत काल क्यों कहा जाता है? 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश थे। मैंने बताया ना, सबसे पहले कौन सा वंश आएगा हमारा? गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और लोधी वंश। तो इस प्रकार है वो क्रम वाइज है वो 5 वंश आते हैं। तो एक को मारकर है वो दूसरा वंश आ जाएगा, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा, चौथे को 5वां, और फिर इसी प्रकार से क्रम वो लगातार जारी रहेगा। तो 1206 में गोरी की है वो हत्या हो जाती है। तो उसमें भारत का जो क्षेत्र था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा था, हमने देखा था। यल्दौज को, कुबाचागार, तो सबको अलग अलग उसने है वो अपने गुलामों में अपना है वो जो प्रशासन है वो डिवाइड कर दिया था। तो अब देखो इन सुल्तानों के काल को दिल्ली सल्तनत या सल्तनत ए हिंद या सल्तनत ए दिल्ली कहा जाता है। तो इन जो 5 वंशजों ने यहाँ पर जो 5 वंश ने इस दिल्ली पर जो शासन किया था उसको दिल्ली सल्तनत काल और सल्तनत ए हिंद और सल्तनत ए दिल्ली कहा जाता है। तो अलग अलग नामों से इसे पुकारा जाता है। अब देखो प्रारंभ में जो तुर्की प्रशासन है, क्योंकि ये मूलतः है वो तुर्की थे, तुर्क थे। प्रारंभ में तुर्की प्रशासन है वो दिल्ली सल्तनत, यानी कि तुर्की प्रशासन का मतलब दिल्ली सल्तनत सैनिक प्रधान था क्योंकि इनका प्रमुख उद्देश्य है वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना था तथा अर्जित किए गए जो साम्राज्य था उसको सुरक्षित रखना था। तो प्रारंभ जो तुर्की प्रशासन है, प्रारंभ में जो तुर्की प्रशासन है वो सैनिक प्रधान था। सैनिक प्रधान कैसे था भाई? तो सैनिक प्रधान ऐसे था क्योंकि प्रारंभ में है वो इनका उद्देश्य केवल इतना ही था कि जो हमारे पास संपत्ति है उसको किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए और जो अपना साम्राज्य है वो उसको किस प्रकार से विस्तारित किया जाए। फिर धीरे धीरे इनकी महत्वाकांक्षाएं और बढ़ने लगती है और ये है वो एक दूसरे की हत्या कर करके है वो जो राजगद्दी है उस पर बैठने लगते हैं। तो प्रारंभ में तो ये एकदम आराम से चल रहा था। तो सैनिक प्रधान था क्योंकि है वो यहाँ पे कोई राजा विशेष नहीं था, क्योंकि गुलाम शासन कर रहे थे। तो गुलामों को है वो गुलाम वंश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो यहाँ इस वंश के राजा बने वो गुलाम थे। वो किसी भी जो शाही जो परिवार से नहीं जुड़े हुए थे, वो खुद गुलाम थे। इसीलिए इस वंश को है वो गुलाम वंश कहा जाता है, क्योंकि वो भाई कोई शाही वंश से नहीं जुड़े हुए थे या राजा के पुत्र नहीं थे, बल्कि वो गुलाम थे और फिर वो राजा बने। इसीलिए है वो इनको गुलाम वंश कहा जाता है। तथा अर्जित किए गए धन का के जो साम्राज्य था उसको सुरक्षित रखना था। इनका उद्देश्य केवल इतना ही था प्रारंभ में, तो शुरुआत में तो कि जो संपत्ति है हमारी उसको सुरक्षित रखना और उसका साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से किया जाए।
अब देखो गुलाम वंश किस प्रकार से गुलाम वंश ने शासन किया, गुलाम वंश में कौन कौन से राजा हुए और गुलाम वंश इसका नाम क्यों पड़ा, वो देखो विस्तार पूर्वक। अब देखो गुलाम वंश है वो मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। मध्यकालीन भारत यानी कि मिडाइवल जो इंडिया है उसका एक वंश था, राजवंश था। तो गुलाम वंश है वो मध्यकालीन भारत का, मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं ना हम, तो देखो मध्यकालीन भारत का एक क्या था, राजवंश था। इस वंश का पहला शासक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, क्योंकि गौरी है वो इसे भारत का क्षेत्र है वो इसे दे के गया था। और दो और थे कुबाचा और यलदोज, उनको भी दिया था, जिसे मोहम्मद गौरी ने भारतीय क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त किया था। इसे देकर गया था 1192 में, फिर वापस लौट गया था, वो अपना जो क्षेत्र था वहां लौट गया था। 1206 ईस्वी में वापस आया पंजाब में खोकर जनजाति के विद्रोह को दबाने के लिए, यहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई। अब देखो इस वंश के संस्थापक राजा न होकर, यहाँ पे गौर से देखो, इस वंश के यानी कि गुलाम वंश के संस्थापक है वो राजा न होकर गुलाम थे, इसीलिए इसको गुलाम वंश की बजाय है वो वंश ही कहा जाता है। तो भाई इस वंश की जो शासक है, संस्थापक है, वो राजा ना होकर क्या थे, गुलाम थे, इसीलिए इसे है वो गुलाम वंश की बजाय, गुलाम वंश की बजाय है वो वंश कहना कहा जाता है। तो इसे है वो गुलाम वंश की बजाय क्या कहा जाता है, वंश कहा जाता है, क्योंकि इस पर है वो भाई गुलामों ने शासन किया था, क्योंकि गुलाम आए है वो गुलाम ही आके है वो राजा बने थे। अब देखो आगे और भी नाम आएंगे। गुलाम वंश का जो फर्स्ट शासक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, तथा अंतिम हम क्यूमर्स को जानेंगे। क्यूमर्स ये अंतिम था, ये फर्स्ट था। गुलाम वंश को इतिहासकारों ने अलग अलग नामों से संबोधित किया है। तो गुलाम वंश को है वो इतिहासकारों ने अलग अलग नामों से संबोधित किया है। कोई बोलता है मामलुक, कोई बोलता है इलवरी, कोई बोलता है गुलाम वंश। अब देखो सबसे पहला गुलाम वंश क्यों कहा जाता है वो देखो, क्योंकि इस वंश के शासक है वो गुलाम थे, क्योंकि इस वंश के शासक क्या थे, गुलाम थे, सभी के सभी गुलाम थे, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि ये किसी है वो राजा के पुत्र नहीं थे कि राजा के पुत्र थे। उसके बाद ऐसा चलता है कि राजा का बेटा जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वो राजा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, इस प्रकार से क्रम चलता है। लेकिन ये वही गुलाम थे, ये भी किसी भी प्रकार की रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, इसीलिए इसको गुलाम वंश कहा जाता है। अब देखो मामलुक वंश, ये क्या था मामलुक आखिर, तो मामलुक अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नामों से संबोधित किया है। अब देखो मामलुक का अर्थ होता है क्या है, ऐसे गुलाम या ऐसे दास जिनके माता पिता स्वतंत्र हो, या ऐसे दास जिन्हें सैनिक कार्यों में लगाया जाता था। तो मामलुक का अर्थ जानो। सबसे पहले मामलुक का अर्थ होता है ऐसे गुलाम या दास, ऐसे गुलाम या फिर दास बोल दो कि जिनके माता पिता है वो स्वतंत्र हो, जिनके माता पिता है वो स्वतंत्र हो, मतलब किसी के अधीन ना हो, और अथवा जिन्हें सैनिक कार्यों में लगाया जाता था। जो गुलाम है वो सैनिक कार्यों में, जो सैनिक है वो थे, यानी कि सैनिक कार्यों में जिन गुलामों को लगाया जाता था, या फिर जिन गुलामों के माता पिता है वो किसी के अधीन नहीं थे बल्कि स्वतंत्र थे, इसीलिए इसको मामलुक वंश कहा जाता है। समझ में आया कुछ, मामलुक वंश यहाँ क्यों कहा गया है, तो एक बार पुनः सुने कि मामलुक वंश इसीलिए कहा गया है क्योंकि मामलुक का शाब्दिक सा अर्थ होता है गुलाम, ऐसे गुलाम या दास जिनके माता पिता है वो स्वतंत्र हो या किसी के अधीन नहीं हो, और जिन जो गुलाम थे उनको सैनिक कार्यों में लगाया जाता था तो ये सैनिक कार्यों में लगाया जाता था, इसीलिए ये राजा भी बन गए, इसीलिए ये राजा भी बन गए। तो इसीलिए इस वंश को है वो मामलुक वंश भी कहा जाता है, क्योंकि ये भाई इनके माता पिता स्वतंत्र थे, ऑब्वियसली है कि ये भी स्वतंत्र होंगे, और इन्हें सैनिक कार्यों में लगाया जाता था, यानी कि कुछ तो नेतृत्व करना, लीडरशिप इनमें भी आई होगी, तो इसीलिए इसको मामलुक वंश कहा जाता है। अब देखो इलवरी वंश, इलवरी वंश क्यों कहा जाता है भाई, यह नाम सर्वाधिक उपयुक्त नाम है, यह नाम सर्वाधिक है वो उपयुक्त नाम है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक है वो को छोड़कर, क्योंकि कुतुबुद्दीन
ऐबक को छोड़कर इस वंश के सभी है वो शासक है वो इलवरी जाति के तुर्क थे। तो इस वंश को इलवरी नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि इस वंश के जो सभी शासक है वो इलवरी जाति के है वो तुर्क थे, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर सभी है वो इस वंश के जो सभी शासक हुए, जितने भी गुलाम वंश के सभी शासक है वो इलवरी जाति के तुर्क थे, इसीलिए इसको इलवरी नाम दिया गया है, केवल कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर। तो अलग अलग इतिहासकारों ने इन्हें अलग अलग नामों से संबोधित किया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, उसके बाद कौन आया, फिर कौन आया। तो इस प्रकार से हमारी है वो हम मध्यकाल का इतिहास